दिल्ली पुलिस के डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन पटना कॉलेज से पूरी की, उसके बाद में एमए, एमफिल और पीएचडी जेएनयू से की। श्री ओपी मिश्रा, जॉइंट कमिश्नर विजिलेंस। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू रंजय। सर, आपका एक लंबा अनुभव है दिल्ली पुलिस में। आप करीब 33 साल तक दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं। तो आपका अनुभव कैसा रहा सर दिल्ली पुलिस में? दिल्ली पुलिस का मेरा लगभग 36 साल का ये पूरा प्रोफेशनल करियर है और ये 36 साल का करियर तरह तरह की चुनौतियों से जो है वो पुलिसिंग के जो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं उन सारे चुनौतियों को मैंने इस पूरे 36 साल में देखा, अलग अलग रैंक्स पे। और पुलिस में मैं अगर समझूं तो किसी भी पुलिस ऑफिसर का जो एक करियर ग्राफ होता है उसमें उनके पोस्टिंग के प्रोफाइल से अगर देखें तो उनको लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करना पड़ता है। फील्ड में पोस्टेड हैं, क्राइम प्रिवेंशन से भी उनको वास्ता पड़ता है और बाकी जो यूनिट्स वगैरह की पोस्टिंग्स होती है उसमें भी अलग अलग। तो हर पोस्टिंग की अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। और मैंने इस एक लंबे अरसे में जो आई हैड अ इनफैक्ट फ्लेवर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पुलिसिंग, हर तरह की पुलिसिंग मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम शुरू में ही एक टेररिस्ट इनकाउंटर से लेकर और मेजर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स को भी मैंने दिल्ली पुलिस में, गोवा में, चंडीगढ़ में इनको भी हैंडल किया मैंने। बहुत पिछले 3 दशक के बहुत इम्पोर्टेंट जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसके जो बहुत ज़्यादा प्रेस में भी चर्चित रहे, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और गोवा में, मुझे उन केसेस को भी सुपरवाइज़ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन केसेस को एक लॉजिकल एंड तक प्रोफेशनल ढंग से ले जाने के लिए भी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। सर, जो आपके लंबे कार्यकाल में आपने जो प्रायोरिटी केसेस हैं उनको हैंडल किया, तो सर आप इन केसेस के बारे में बताएं सर हमें। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा मेरी पोस्टिंग ग्रेटर क्लास सब डिवीज़न में हुई थी और ग्रेटर क्लास सब डिवीज़न में एक बड़ा 90s के पीरियड में एक केस था जिसमें उस वक्त के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल की कोई एक रिलेटिव थी जिसका मर्डर हो गया था और वो किसी मशहूर बिल्डर ने इसको किया था। हमने बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से उस केस को बहुत ही शॉर्ट समय में सॉल्व किया और न केवल सॉल्व हुआ वो केस, वो फाइनली कन्विक्शन में भी जो है वो आया। कुछ चर्चित केसों में जेसिका लाल केस मैंने सुपरवाइज़ किया जिस पे फिल्म्स भी बनी। उसके साथ साथ प्रियदर्शनी मट्टू केस था जो जब मैं एसीपी दिल्ली कैंट था और दिल्ली कैंट में एक बहुत ही सेंसेशनल केस 94-95 के ज़माने में हुआ था जिसमें एक डोमेस्टिक सर्वेंट जिसने एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो हत्या कर दी थी, जिसमें परिवार के सदस्यों के अलावा एक नौकर भी था और वो नौकर विदेशी था। लेकिन उस केस के बाद बसंत कुंज में एक बहुत ही असुरक्षा की लहर फैल गई, बहुत पैनिक हुआ लोगों में। लेकिन उस केस में भी हमने उस एक्यूज्ड को पकड़ने के बाद वो केस भी कन्विक्शन में हुआ। और जो सबसे लेटेस्ट हाई प्रोफाइल केस जो मैंने सुपरवाइज़ किया था एसडीआईजी गोवा, तरुण तेजपाल का जो एक सेक्सुअल असॉल्ट केस किसी महिला के साथ हुआ था। और एक केस और बहुत जो चर्चित रहा और जिसमें हमने
इन्वेस्टिगेशन के कई नए नए प्रयोग भी किए और वो केस भी कन्विक्शन में हुआ था। 2000 में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की एक जो स्टूडेंट थी MBBS की, उसके साथ जो है वो दुष्कर्म हुआ था और यही खूनी दरवाज़ा केस के नाम से भी वो जाना जाता है। और उस केस में वो एक ऐसा केस था, हमने जब उस वक्त फिगर निकाला था और डेटा निकाला था, तो ये केस नॉर्मली कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस पीड़िता के बयान पे दर्ज होता है, लेकिन ये वो केस था जिसमें केस हमने हेड कांस्टेबल के बयान पे दर्ज किया था। वो हेड कांस्टेबल जिसको उस पीड़िता ने जाके अपना बात बताया था और वो इतनी घबराई हुई थी कि वो अपना फॉर्मल स्टेटमेंट देने के लिए भी नहीं आई, लेकिन हमने उस पर ही पर्चा दर्ज करके, और एक ही क्लू था हमारे पास, और वो क्लू था कि जो एक्यूज था उसके बाएं हाथ पर एक राहुल नाम का टैटू था। और उस केस से भी बहुत ज़्यादा शहर में महिलाओं के बीच में का सुरक्षा की भावना का लगभग 7000 डॉक्टर्स ने इसी बहादुर शाह जफर मार्ग पे मार्च किया कि जो डॉक्टर्स हैं वो सेफ़ नहीं हैं। उस केस को भी लगभग हमने हफ्ते दिन के अंदर जो है सॉल्व किया, और उसमें लगभग 118 राहुल को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया था, और उस 118 में से फाइनली हम लोगों ने रियल एक्यूज के ऊपर जो है वो केस इसलिए भी मुझे याद रहता और इम्पोर्टेंट है कि उस केस में हमने TIP नहीं करवाई थी, हमने उस केस में फ़ोटो TIP करवाया था। सर ये नया इनिशिएटिव है? यस, और फ़ोटो TIP का प्रचलन दिल्ली पुलिस के उस समय इन्वेस्टिगेशंस में लोगों की अपनी रिजर्वेशंस होती थी, लेकिन ये केस फ़ोटो TIP सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा भी एडमिसिबल है एविडेंस में। ये भी कॉर्पोरेटिव एविडेंस है, सब्सटैंटिव नहीं है। और जो विक्टिम का प्रोफाइल था उसमें हम उसको TIP के प्रोसेस के द्वारा और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज नहीं करना चाहते थे, और वो फाइनली वो केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो उस केस को प्लीड कर रही थी उनको हमने मौके पे बुलाया, पूरा सीन रिकंस्ट्रक्ट कराया गया, वीडियोग्राफ कराया गया, और वो केस फाइनली कन्विक्शन में हुआ। उसमें कुछ लोग जुवेनाइल थे, कुछ लोग मेजर में आए, और वो फाइनली कन्विक्ट, हाई कोर्ट से भी कन्विक्शन जो है अपहेल्ड किया गया। और उसके बाद मैंने उसमें जो नए हमने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ किया था, तो मैंने उसके ऊपर एक राइटअप भी बनाया था, जो उस समय तत्कालीन CP साहब ने तमाम SHOs को जो है वो सर्कुलेट करवाया था कि इसमें जो चीज़ है उसको देखा जाए। तो ये कुछ केसेस हैं ऐसे, और भी कई इम्पोर्टेंट केसेस हैं, लेकिन कुछ केसेस जिनको मैं अभी भी बहुत जिन पे हमने प्रोफेशनली एक नया मतलब जो है वो आयाम दिया इन्वेस्टिगेशन में। उस केस का हमने आज चर्चा होती है कि हिंदी के शब्द लिखे जाएं, वो पूरा केस जो था उसका चार्जशीट हिंदी में बना था, और वो भी ऐसी हिंदी थी जिसको जब डिफेंस लॉयर के पास वो गया तो उनको उसको ट्रांसलेट करना पड़ा, लेकिन और हमने पूरी एक नरेशन की तरह, स्टोरी की तरह जो है वो उसका इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट में भी किया। सर आप एक ऐसे पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं जो नए इनिशिएटिव लेते हैं। आपके लिए हुए नए इनिशिएटिव्स में प्रबोधनी, सृजन, ये बड़े इनके चर्चा में रहते हैं हमेशा, इनके बारे में बताएं सर। देखिए, नए इनिशिएटिव्स, मैं जब चंडीगढ़ से लौट के आया तो मेरी पोस्टिंग हुई EOW में जी, और EOW एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव यूनिट है। EOW में जो मेरा फोकस था वो ये था कि हम पुलिसिंग दो तरह की करते हैं, एक विक्टिम फ्रेंडली पुलिसिंग होती है और दूसरा एक्यूज फ्रेंडली पुलिसिंग होती है। मेरा फोकस हमेशा थ्रू आउट कैरियर में जहाँ भी फील्ड में रहा, कहीं भी रहा, मैं विक्टिम फ्रेंडली पुलिसिंग को हमेशा उसी पर मेरा फोकस रहता था, क्योंकि पुलिस विक्टिम के लिए है, एक्यूज फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। और EOW में जो हमारी टीम थी, जो हमारे ऑफिसर्स थे, हमने उनके थ्रू मैंने इस मोटो को जो है आगे चलाया, और लगभग 2 साल का मेरा कार्यकाल था वहाँ पे। हमने उसमें बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशंस हुए, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस के, लगभग
15-17 साल पुराने केसेस को जो है वो हमने डिस्पोज किया था। जी सर। और वहाँ के केस का डिस्पोजल इतना अच्छा हुआ कि उस समय के तत्कालीन सीपी ने ट्वीट किया कि ऑलमोस्ट 2020 में 98.3% केसेस जो है ओल्ड केसेस को डिस्पोज किया गया। और वहाँ पे हमें दूसरी एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। एक CSR प्रोजेक्ट था जिसमें SBI के थ्रू हमने एक ट्रेनिंग बस जो है वो RBI के माध्यम से हमें वो मिलनी थी, वो बस हमने SBI से लिया। और उस बस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितने भी अपराध लोग आर्थिक अपराध होते हैं, लोग चीट हो जाते हैं साइबर से रिलेटेड या कहीं फ्लैट लेने के चक्कर में, किसी और भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के चक्कर में, तो इनसे संबंधित जो भी हम हो एक एजुकेशन का कार्यक्रम करें। वो एजुकेशन के लिए उस बस को हम लोगों ने यूज़ किया, इसीलिए उसका नाम प्रबोधिनी था। और वो उस वक्त के दिल्ली पुलिस वीक परेड में इसको लॉन्च किया गया था। उसमें ऑडियो विजुअल और वीडियो स्क्रीन रहते थे। ये दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जाके लोगों को हमारे इंस्पेक्टर्स के द्वारा EOW के वो उनको एजुकेट करते थे, लिटरेचर्स देते थे वो। और ये बड़ा अप्रिशिएट किया जनता ने भी, हम रेजिडेंट एसोसिएशंस के यहाँ मार्केट वहाँ। और उस लिफलेट्स के अलावा हम ऑडियो विजुअल्स भी उनको दिखाते थे कि क्या क्राइम का ट्रेंड चल रहा है, क्यों आप जो है अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके पहले क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसका आपने देखा होगा प्रबोधनी के ऊपर लिखा हुआ है बी अ प्रूडेंट इन्वेस्टर नॉट अ इनोसेंट विक्टिम। ये हमने, और बस का नाम भी हम लोगों ने इसी दिया कि आपको हम जागरूक कर रहे हैं इस केसेस में। ये तो एक EOW का था। बाकी और जो हमने EOW का स्टैंडिंग ऑर्डर हमने रिवाइज़ किया था। स्टैंडिंग ऑर्डर कभी 1 पेज का हुआ करता था, आज की डेट में EOW का स्टैंडिंग ऑर्डर जो 18 पेज का है। और उसमें हमने सारे कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या क्या चीज़ करनी है, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे IO के लिए कोई उसमें कहीं कोई गैप नहीं था। दूसरा, इनिशिएटिव्स के टर्म्स में जब मैं चंडीगढ़ था तो वहाँ पे मुझे IG प्रिजन्स का भी मेरे पास काम था। तो IG प्रिजन्स के रूप में इनमेट्स के लोग, तो वहाँ काफ़ी प्रिजन रिफॉर्म किया हमने। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म जिसको बहुत सिविल सोसाइटी ने भी जिसको बहुत अप्रिशिएट किया कि चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो बड़े फेमस थे। जी। वो पहले लोग वहाँ के कॉम्प्लेक्स में ही अगर मुलाकाती आते थे मिलने तो वहाँ पे ख़रीदते थे, लेकिन कई इनकी बसेस जाती थी छोटी मोटी और वो उनके थालियाँ वगैरह जो है जाती थी, बड़ी पॉपुलर थी। तो हमारे पास प्रिजन के पास एक वहाँ पे सेक्टर 22 में एक बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लेक्स जो है वो अबैंडन्ड पड़ा हुआ था। मैंने चार्ज लेने के बाद ये डिसाइड किया कि हम इसको एक शोरूम के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें जो भी जेल के प्रोडक्ट्स हैं, मिठाइयों से लेके, चूँकि वो शहर ले कुर्बूजियर ने बनाया था तो उनके फर्नीचर्स का भी रेप्लिका बनता था, तो वो सारी चीज़ जो है हमने उस शोरूम में रखा। और उस शोरूम का नाम भी सृजन हमने इसलिए दिया कि क्रिएटिविटी है, ये जो इनमेट्स की क्रिएटिविटी है उसको। और शुरू में ही हमने उस शोरूम को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल, इन 4 स्टेट्स के DGs को मैंने खुद पत्र लिख के बताया कि आप अपने अगर इनमेट्स के बने हुए जेल के प्रोडक्ट्स को अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले करना तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कई जगह के लोगों ने वहाँ किया भी। तो एक ये बहुत बड़ा, उसके साथ आप जानते हैं पुलिस ऑफिसर के रूप में कि हर जेल में जो कैदी जहाँ जहाँ रहते हैं उनके रहने के जो आइडेंटिटी होता है उसको बैरक के रूप में बोलते हैं। चंडीगढ़ में भी ये बैरक का सिस्टम था, लेकिन हमने वहाँ मैंने बैरक चेंज करके हर बैरक को किसी न किसी इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर या कोई ऐसे लोग जिनका जेल में कार्य कर रहा है जो बहुत क्रिएटिव रहे हैं, उनके नाम के ऊपर हमने उन सारे बैरक्स को नाम किया। चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी कुटीर, भगत सिंह कुटीर, नेहरू कुटीर और कुटीर हुआ। उस बैरक और उस कुटीर के आगे
जिस व्यक्ति के नाम पर वो कुटीर है उनका एक छोटा सा बस्ट भी लगा हुआ है, उनके नीचे उनकी छोटी सी एक जीवनी भी है वो, ताकि जो बेसिक जेल में बहुत ट्रॉमा रहता है लोगों को, तो बेसिक प्रयास ये था कि अगर इसमें रहने वाला व्यक्ति अगर इसको देख के, इस बस्ट को देख के, इस पिक्चर को देख के, इनकी जीवनी को देख के अगर थोड़ा भी मोटिवेट होता है तो उसका जो एक कार्यकाल जेल में रहने का होता है वो हो सकता है कि वो बहुत उसको पास करने में, उसको बिताने में उसको सहूलियत होगी। ये दो, और अभी मेरे विजिलेंस में आने के पहले मैं जॉइंट सीपी लाइसेंसिंग भी था। लाइसेंसिंग में भी हमने एक्चुअली दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी हिंदुस्तान की पहली लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जहाँ पर जो आर्म्स लाइसेंस का बुकलेट होता था वो पहले 3-4 फोल्ड के बुकलेट होते थे, यहाँ भी उसमें कई पे उसको हम लोगों ने प्लास्टिक कार्ड के रूप में स्मार्ट कार्ड बना और उस स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया था 2021 में। तत्कालीन जो अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं, गृह और सहकारिता मंत्री, उन्होंने उसको लॉन्च किया था और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। उससे बड़ी चीज़ें और भी हमने कई वहाँ पे, जैसे लाइसेंस की जो सुविधाएं, फॉर एग्जांपल ईटिंग हाउस, होटल, और आपका स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस का है, इसको भी हमने डिजी लॉकर के साथ थ्रू इंटीग्रेट कर दिया और वो डिजी लॉकर में भी आप अपना जाके देख सकते हैं। इसको लॉन्च किया था एलजी साहब ने ही। उसके बाद और भी बड़ी ऑनलाइन चीज़ें हम लोगों ने लाइसेंसिंग में की। तो जिस जगह भी मैंने काम किया, मेरा प्रयास यही रहा कि यहाँ सिस्टम कैसे इम्प्रूव करे और कैसे हम इसको और चीज़ें जो है सहज सुलभ, सिटीजन फ्रेंडली, जो मैंने आपको कहा, वो हमारे पुलिसिंग के उस आयाम से काफ़ी चेंजेस किया। सर, आपका पुलिस में एक लंबा कार्यकाल रहा है, आपका एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा है और व्यवस्था को आपने बड़े करीब से देखा है। तो इस व्यवस्था को, जैसे जब आप पुलिस सेवा में आए और इस यात्रा के दौरान आपने अलग अलग खंडों में इसको देखा, तो आप कैसा देखते हैं इस व्यवस्था को? कितना बदलाव आया है सर इसमें? बहुत बदला है पुलिसिंग। एक्चुअली दिल्ली पुलिस महानगर की पुलिस होने के चलते हम जिस तरह की चुनौतियों को डे टू डे पुलिसिंग में फेस करते हैं वो हिंदुस्तान के किसी पुलिस को फेस नहीं करना पड़ता है। और कुछ तो जो लॉ एंड ऑर्डर के हमारे अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हम देते हैं, मैं समझता हूँ कि विश्व की भी बहुत कम पुलिस फोर्सेज होंगी जो उन चीज़ों को हैंडल करती होगी, वीआईपी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स के बारे में। और उसका सबसे अच्छा मिसाल था हमारा अभी G20 जो समिट हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस की एक्सपर्टीज़, दिल्ली पुलिस की अपने प्रोफेशनल जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उसकी बहुत ज़बरदस्त छाप उस पूरे अरेंजमेंट में मिली और जिसकी सब ने प्रशंसा की। मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था, मैं भारत मंडपम का सिक्योरिटी इंचार्ज था। तो वहाँ पर तो जो आपके पास चैलेंजेस हैं अपराध के फ्रंट पे, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, हमें बहुत ऐसे चीज़ों को भी देखना पड़ता है जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है। फार्मर्स का इशू का दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फार्मर्स एजिटेशन को हमें झेलना पड़ा। कहीं कोई इशू हो गया, वो इसलिए सारे हिंदुस्तान के, मतलब यहाँ संसद हैं, यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल है, यहाँ विदेश के दूतावास हैं, सब कुछ है। तो यहाँ लोगों को लगता है कि हम प्रदर्शन करेंगे तो पब्लिसिटी जल्दी मिलेगी हमें ज़्यादा, लेकिन वो पुलिस के ऊपर एक अलग। तो समय के साथ साथ अपराध का नेचर बदलता गया। मैंने यही सारी चीज़ें जो मेरी पीएचडी की थीसिस थी वो दिल्ली के क्राइम के ऊपर ही थी, दिल्ली के ऊपर ही थी, जो बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा वो एक बुक के फॉर्म में भी पब्लिश हुई। उसमें मैंने पूरी पुलिसिंग की जर्नी की, जब दिल्ली में 7 शहर होते थे तो क्या पुलिस का स्वरूप होता था, पुलिस की चुनौतियाँ क्या होती थी, अपराध क्या होता था और कैसे वो बदलता गया, और कैसे जैसे जैसे अपराध बदला, पुलिसिंग बदला, पुलिस के नए नए अंग भी आते गए। जैसे आज से 15 साल पहले साइबर क्राइम इम्पोर्टेंट नहीं था, साइबर का कोई यहाँ पे विंग नहीं था। आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस। तो ये एक पुलिस के बदलते हुए काम, बदलती हुई चुनौतियों का एक जो स्वरूप बदला, उसका एक उदाहरण है।
तो बहुत बदलाव और ये होता है। जैसे आज की डेट में साइबर क्राइम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइम हो गया। जिस ढंग से टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, तो हम उस चुनौती को झेलने के लिए, हम उस चुनौती को किस तरह से हैंडल करें, इसके लिए हमने अपना एक सिस्टम बनाया, हम उससे ट्यून्ड हुए। तो और बहुत ऐसे मतलब पुलिस के विंग्स इमर्ज किए। तो जो नया विंग बना, जैसे MSCT एक रिक्वायरमेंट थी, कोर्ट का एक डायरेक्शन था जिसके बेसिस पे हुआ। और बदलते परिवेश के साथ अगर पुलिस अपने आप को नहीं बदलेगी तो पुलिस सर्वाइव नहीं कर सकती है। समाज बदलेगा, हर चीज़ डायनेमिक है। तो उस डायनेमिज्म के साथ आपको अपने काम करने का ढंग भी बदलना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी जो एक चीज़ पुलिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा पुलिस के प्रति जब कोई आदमी, हर पुलिसकर्मी को ये जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास कष्ट में ही आता है। जब उसके पास कोई समस्या है तभी आता है। तो जब आपके पास कोई आदमी समस्या लेकर आता है तो हमारा बिहेवियर और हमारा रिस्पॉन्स, ये बड़ा दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ पुलिस के। और पुलिस को मैं मानता हूँ कि पुलिसिंग जो है आज वो एक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम सेवा प्रदान करते हैं नागरिकों को, और अगर आप सेवा प्रदान करते हैं नागरिकों को तो आपका जो मूल्यांकन होगा उसी स्तर पे होगा कि आप किस तरह की सेवा देते हैं जी। तो हमारी आलोचना भी जो होती है वो हमारी सेवा के स्तर को देख के ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा अपराध हो रहा है और आप अपराध को नियंत्रण करने में नहीं, अगर आप सफल हैं, आपने नहीं किया, तो आपकी आलोचना होगी। क्योंकि अपराध को नियंत्रण करना आपके एक सेवा जो समाज के लिए देना है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कोई सड़क पे चले, सुरक्षित रहे, उसके अंदर सुरक्षा की फीलिंग है, ये इंश्योर करना पुलिस का काम है। और जब यहाँ चुनौतियाँ आई हैं, दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स, मतलब ये बड़ा ही कमिटेड इन्वॉल्वमेंट, मतलब हमने ऐसे हमारे पास केसेस हुए जो हाईलाइट होने के बाद भी एक बड़े ही शॉर्ट समय के अंदर वो जो है नागरिकों के अंदर एक जो विश्वास होता है उसको आदमी रिस्टोर करता है। वो उनको कम से कम कि पुलिस ने तुरंत इस केस को सॉल्व कर दिया, ये कर दिया। तो बदलाव होगा और आगे और भी बदलाव होंगे, और बदलाव के साथ हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। हम तकनीकी के द्वारा अपने आप को बदलेंगे, लेकिन सब कुछ बदलने के बाद भी जो एक ह्यूमन टच होता है पुलिस का, वो वही रहेगा। आप उसको टेक्नोलॉजी नहीं रिप्लेस कर सकती है। जिस व्यक्ति को जो पुलिस स्टेशन में आता है और कष्ट में आता है, उसको पुलिस की तरफ से जो एक संवेदना मिलनी चाहिए, पुलिस की तरफ से बातचीत करने की एक संवेदना, वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है, वो टेक्नोलॉजी करेगी भी नहीं। इसीलिए पेट्रोलिंग को आप ऑर्गेनाइज दूसरे ढंग से करेंगे, लेकिन पेट्रोलिंग होगी, लोग दिखाई पड़ेंगे, तभी लोगों में एक विश्वास पैदा हो। ये तो शाश्वत, ये तो हमेशा रहेगा। हमने CCTV भी, सब कुछ भी हो गया, उसके बाद भी पीपुल ऑन दी स्ट्रीट, पीपुल ऑन फुट, वो हमारे पुलिसिंग का एक बड़ा बेसिक चीज़ है जो स्वरूप बदलता रहेगा। लेकिन वही एक चीज़ है जिससे आपका जनता के साथ सामंजस्य जो है वो स्थापित होता है, वही आपका ओपिनियन बनता है, वहीं से आपके बारे में परसेप्शन वहीं से बिल्डअप होता है। इसीलिए हमें वहाँ उस चीज़ के प्रति जो है बहुत संवेदनशील होना चाहिए। सर, अभी आपने जनता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात कही, तो जो पुलिस की जो नौकरी है बड़ी डिमांडिंग है, इसमें आपको दिन और रात का कोई भेद नहीं है, तो परिवार के साथ सामंजस्य कैसे बैठाएं? ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। जो पुलिस के लोग कम, अगर एक पुलिस ऑफिसर को सबसे ज़्यादा कोई मिस करता है तो उसका फैमिली मिस करता है, फैमिली हमेशा मिस करता है। और आप जिस वक्त उनको ज़रूरत पड़ती है, ऐसे भी ओकेजन्स हुए हैं, मैं खुद जानता हूँ कि हफ्तों दिन तक इम्पोर्टेंट केसेस में बस खाली घर में आदमी गया और वो चला आया। तो कई बार हम लोग कहते थे कि बच्चों को हम लोगों ने बिस्तर पे सोते हुए बढ़ता हुआ देखा है उनको, ठीक है।
तो ये एक बड़ा मतलब बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि आप परिवार को उतना समय नहीं दे पाते हैं, और जिन पुलिस वालों के साथ उनके परिवार का सहयोग नहीं रहता है वो बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरा परिवार का मेरे साथ बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने ये महसूस किया कि ये डिमांड है, जहाँ पे है जो चीज़ है, तो आपको आपके आगे बढ़ने में डेफिनेटली, और लेकिन जो भी समय मिलता है आदमी को, वरना प्रयास यही करना चाहिए कि जब भी जो आपको समय मिले आप डेफिनेटली अपने फैमिली के साथ दें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती रहती है कि हम कैसे अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को, बच्चों के रिक्वायरमेंट्स को और आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स को, और वही लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती रहती है, जिसको कि बहुत ही सूझबूझ और सबके सामंजस्य से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर, आप लंबा एक आपका अनुभव है, लंबा करियर है, और इस लंबे करियर में आपने उन यूनिट्स में को सुपरवाइज़ किया है जो बड़ी डिमांडिंग है, जिन्होंने आपके अपने लिए टाइम बहुत कम छोड़ा होगा आपके पास। तो अब आप इस माह के अंत में आप रिटायर हो जाएंगे, तो अब आगे के लिए आपने मतलब किस तरह से आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, ये बताएं। देखिए, मैं इतनी व्यस्तता के बाद भी मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है, और ईश्वर की कृपा से मैं उस शौक़ को पुलिस की नौकरी में भी जो है बरकरार रखा। इसीलिए मैंने लिखा भी, मैं कई किताबें लिखी, मैंने आर्टिकल्स लिखा। तो जहाँ कहीं भी मैं पब्लिक स्पीकर भी, कई यूनिवर्सिटीज़ हर जगह जो भी बोलने का, मेरा जो पुलिस के बाद का समय होता है वो मैं इन्हीं एकेडमिक चीज़ों पे, चूँकि ये मेरा सेकंड जो मेरा पैशन है वो यही है। और दिल्ली पुलिस ने मेरे उस पैशन को एक बड़ा हेल्दी प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया। तो मैं अपराध जब होता था तो उस अपराध को एक समाजशास्त्रीय दृष्टि से समझने में भी मुझे बहुत मदद होती थी, और फिर मेरा ये भी प्रयास होता था कि अब इसमें अगर कुछ है तो क्या चीज़ है जो कि हम इसको एक नहीं हो, इसके लिए भी क्या कर पाएँ हम। तो वो भी, जैसे जब मैं कमला मार्ग में पोस्टेड था तो वहाँ पे हमारे यहाँ जीबी रोड जो नोन ब्रॉदल हाउसेज ऑर्गेनाइज जहाँ पे था, वहाँ पर कम से कम 250-300 विक्टिम्स को रेस्क्यू करने में हम इन्वॉल्व थे, और मुझे बहुत नज़दीकी से उनके पूरे जीवन को जानने का, एक जो है बात करने का उनसे, जब वो रेस्क्यू होने के बाद आई, वो भी मौका मिला। तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट किया था। वो एक अलग ही वर्ल्ड है जिसको मैंने इंडियन पुलिस जर्नल में वो आर्टिकल भी निकली थी, जो बाद में किताब में भी मेरी आई। और अपराध कैसे होते हैं, अपराध में क्या कमी रह जाती है, नागरिकों का क्या होता है, तो नागरिकों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये बड़े हमेशा मैंने शेयर किया मीटिंग्स में, रेजिडेंट एसोसिएशन सबके। उसको बाद में मैंने डॉक्यूमेंट किया अपनी एक पुस्तक में, वॉच आउट, हैंडबुक फॉर सेफ लिविंग। इसमें मैंने दिन प्रतिदिन के जीवन के 27-28 ऐसे आपके एस्पेक्ट्स हैं जिसमें नॉर्मली आप विक्टिम हो जाते हैं क्राइम के। जैसे एटीएम से पैसा निकालते समय बर्गलरी हो जाती है आपके पास, या जॉब फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, तो आप कैसे इन सब चीज़ों के विक्टिम नहीं बने, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उस पर मैंने एक पुस्तक गोवा में लिखी थी, वो अंग्रेजी में। ऐसे उसका 4 भाषाओं में रूपांतरण भी जो है, ट्रांसलेशन भी हो चुका है, हिंदी में, कोंकणी में और पंजाबी में, और मेरी इच्छा है वो उसको आगे और भी क्षेत्रीय भाषाओं में जो है वो। तो वो मेरा बेसिक, दैट वाज माय गिफ्ट टू द सोसाइटी, कि हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, हम ये आपसे शेयर कर रहे हैं कि अगर अपराध रोकना चाहते हैं तो अपराध को रोकने में आपकी भी बहुत साझेदारी है, और कहाँ आपकी साझेदारी है, किन किन चीज़ों पे आप हमारी मदद कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को। लास्ट चैप्टर उस किताब का ये कि अगर आप विक्टिम हो गए तो एज ए विक्टिम ऑफ क्राइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो वो भी चीज़ें कि जैसे कई बार हम जाते हैं, पूछते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिला, बोला नहीं जी, तो छू दिया, टच कर, तो इट इज़ आउट ऑफ इग्नोरेंस, दे डोंट नो कि उनको टच नहीं करना एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ भी उसी सब पुस्तक में मैंने वो दिया। और
मैं इस पूरे अपने अंतिम पड़ाव पे यही कहूँगा कि दिल्ली पुलिस में जब कभी भी क्राइसिस हुआ, आई वॉज विद द फोर्स। मुझे स्पेशली बुलाया गया, ये मेरे लिए हमेशा एक गर्व की बात रहती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का रॉयट्स हो या मेजर लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट हो, जहाँ कहीं भी रहा, या ऐसे केसेस हुए हों जिससे एक क्राइम का वेव फैल गया और वहाँ केस को सॉल्व करना तो मतलब ऐसी कई मेरी पोस्टिंग्स हुई है जिस पे आई वॉज स्पेशली कॉल्ड। एक पुलिस ऑफिसर के लिए ये बहुत ही गर्व की बात होती है और मैं दिल्ली पुलिस का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उस समय में वो मौका भी दिया गया, दैट आई कुड स्टैंड बाय। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रियल टेस्ट आदमी का होता है वो होता है क्राइसिस में, एंड इफ़ यू आर रिमेंबर्ड इन क्राइसिस, यू बी अ पार्ट ऑफ अ क्राइसिस, यू रिजॉल्व इट, ये एक बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ होती है जो विच आई हैड एट मेनी ओकेजन्स, वेदर इट वाज गोवा, वेदर इट वाज चंडीगढ़ या दिल्ली में कई सब डिविजन्स में मेरी पोस्टिंग वायरलेस पे हुई, जहाँ गया स्प्रेड ऑफ क्राइम हो गया, उसके बाद मैं गया जस्ट की केसेस को सॉल्व करना। तो दैट इज़ व्हाट इट हैज़ बीन। सर, आपकी जो पहली पारी है जो दिल्ली पुलिस में आपने खेली, वो कठिन परिस्थितियां आपको बार बार उनसे दो चार होना पड़ा। लेकिन आपने अपनी जितनी भी आपको चुनौतियां आपकी और डिपार्टमेंट ने, समाज ने आपकी तरफ भेजी, आपने उनका अच्छी तरह से सामना किया, उनको सॉल्यूशन दिया और आपने उनमें से एक अच्छी चीज़ निकाल कर दी। तो मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, अपनी तरफ से, हम सभी की तरफ से आपको आपकी जो दूसरी पारी है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय निकाला, हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, थैंक यू रंजय, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे श्री ओपी मिश्रा, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आज इन्होंने हमें अपने बारे में, अपने कार्यकाल के दौरान जो इन्होंने काम किए उनके बारे में, समाज के साथ किस तरह हम डील कर सकते हैं, कठिन परिस्थितियों में किस तरह हम सिर ऊंचा कर कर अपने कार्यकाल में, अपने काम में उस काम को अच्छी तरह अंजाम दे सकते हैं, ये हमें बताया। दिल्ली पुलिस के डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम में अगली कड़ी में किसी और अधिकारी से आपकी भेंट कराएंगे। तब तक मैं रंजय अत्रिशा, ACP, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।